क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना तो कोई कैमरा था, ना स्मार्टफोन और ना ही इंटरनेट, तब लोग कैसे रहते थे? राजा महाराजा क्या खाते थे और वे कौन से कपड़े पहनते थे? ये सब हमें आज कैसे पता चलता है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपके इस बेहतरीन क्लास में। आप सभी भावी शिक्षकों के लिए हम लेकर आए हैं यूपी टेट लेवल 2 हिस्ट्री, इतिहास जानने के स्रोत। अ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक पुराना मटका, ये प्राचीन हाथी की छाप वाला सिक्का, कुछ लिखने वाला ये पुराना पंख और ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो जासूसी करता है। आपको क्या लगता है कि ये सब क्या है? दोस्तों, ये कोई आम चीज नहीं है। ये वो जादुई चाबियां हैं, जो सुराग हैं, जो हमारे अतीत के बंद दरवाजे को खोलते हैं। आज की इस क्लास में हम इतिहास को रटेंगे नहीं, बल्कि एक डिटेक्टिव की तरह समझेंगे कि कैसे इतिहासकार इन छोटी छोटी चीजों से पूरे का पूरा इतिहास लिख देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं हमारे अतीत के इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए? अगर हाँ, तो जल्दी से अपना पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास जानने के शुरू। दोस्तों, अब स्क्रीन पर इस मजेदार सी तस्वीर को देखिए आप। सबसे पहले हम इस पर नजर डालते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी, दादाजी या परदादा के बारे में आप जानते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे हाँ बिल्कुल, हमारे घर के बड़ों ने हमें बहुत सी कहानियां सुनाई हैं। यानी हम सभी अपनी 3-4 पीढ़ियों को तो आसानी से जानते हैं। ये हमारा जो पारिवारिक इतिहास है, हमें घर वालों की बातों बातों से पता चल जाता है। लेकिन जरा राइट साइड और इन आदिमानव भाई साहब को देखिए। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। जरा सोचिए, आज से 1000 साल, 2000 साल या 10,000 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे? उस समय तो ऑर्डर करने के लिए कोई स्विगी या जोमेटो नहीं था। लोग क्या खाते थे? बिना बिजली या बिना सीमेंट के कौन से घर में रहते थे? अब जाहिर सी बात है, हमारे परदादा तो हमें ये बताने आने वाले नहीं हैं। तो फिर इन सवालों का जवाब हमें कौन देगा? यहीं पर एंट्री होती है किसकी? हिस्ट्री की, इतिहास की। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बीते हुए समय और उन लोगों के उनको समझने का साधन जो है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। इतिहास वो टाइम मशीन है दोस्तों, जो हमें हजारों साल पीछे ले जाकर उस समय के लोगों के रहन सहन और उनकी दुनिया से मिलवाती है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर वो लोग हमें बताने नहीं आए तो इनके बारे में पक्की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देखते हैं अगली स्लाइड में। तो दोस्तों, हमारे पास पुराने जमाने की जानकारी कहाँ से आती है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। इसे समझने के लिए इतिहासकार समय को मुख्य रूप से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो काल विभाजन है वो मुख्य रूप से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा जो है ऐतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, इस पत्थर की औजार पर नजर डालिए। दोस्तों, ये वो समय था जब इंसानों को लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। अब आप सोचेंगे कि जब उन्हें लिखना और पढ़ना नहीं आता था, तो उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो उनके द्वारा जो इस्तेमाल की गई चीजें थी, ठीक है, जैसे वस्तुएं, औजार और बर्तन। हाँ, तो कहते हैं ना कि चीजें बोलती हैं। बस हमारे इतिहासकार एक जासूस की तरह इन्हीं पुरानी चीजों की भाषा समझते हैं। नेक्स्ट, ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। अब आते हैं ऐतिहासिक काल पर। ये वो समय है जब इंसान काफी समझदार हो गया था और उसने लिखना सीख लिया था। ठीक है, इस काल की सबसे खास बात यह है कि इस समय के लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। इस पुराने पत्र को देखिए आप, ये जो पत्र दिख रहा है इसको देखिए। इस समय के लोगों ने अपने विचार, अपने नियम, अपनी कहानियां, किताबें और लेखों में जो लिखकर छोड़ी हैं, वो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज किसी की पुरानी पर्सनल डायरी पढ़कर उनके बारे में हम बहुत कुछ जान लेते हैं। तो अगर आसान भाषा में समझे, जब लिखाई नहीं थी, सिर्फ पत्थर के औजार थे, वो
प्रागैतिहासिक काल कहलाता था, और जब हमें पुरानी किताबें और लेख मिलने लगे तो वो ऐतिहासिक काल कहलाने लगा। लेकिन दोस्तों, ये पुरानी किताबें और जमीन में दबे औजार हमें मिलते कहाँ से हैं और इन्हें खोजता कौन है? तो आइए हमारी अगली स्लाइड में इसका पता लगाते हैं। दोस्तों, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि ऐतिहासिक काल में इंसानों ने लिखना तो सीख लिया। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब स्टेशनरी की कोई दुकानें नहीं होती थी, तो हमारे पास लिखने के लिए रजिस्टर और पेन भी नहीं होते थे, तब लोग कैसे लिखते थे? तो हमारी इस स्लाइड का सवाल भी यही है कि जब कागज नहीं था तो फिर क्या था? इसका बहुत ही दिलचस्प जवाब है, उस समय की प्रकृति ही लोगों की स्टेशनरी हुआ करती थी। स्क्रीन पर अब आप नंबर 1 देखिए। ठीक है। ताड़पत्र। ये ताड़पत्र के पेड़ के चौड़े पत्ते होते थे। ये ताड़पत्र के पेड़ के चौड़े पत्ते होते थे, जिन्हें लोग सुखाकर उन पर लिखा करते थे। फिर नंबर 2 पर आता है भोजपत्र। भोज नामक पेड़ की छाल। लेकिन जो भोज नामक पेड़ था, उसको निकालकर क्या करते थे, उसकी जो छाल होती थी उसको निकालकर उसका भोजपत्र बनाया जाता था। हमारे बहुत से प्राचीन ग्रंथ जो हैं इन्हीं पत्तों और छालों पर लिखे गए। किस पे? भोजपत्र पर लिखे गए। आसान भाषा में कहें तो उस समय की जो नेचुरल नोटबुक्स थी वो यही हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या थी। पत्ते और छाल तो समय के साथ सड़ सकते थे, उन्हें दीमक खा सकती थी। तो जो जानकारी हमेशा के लिए सुरक्षित रखनी हो उसका क्या? यहाँ काम आते थे, ये नंबर 3, ताम्रपत्र यानी के तांबे के टुकड़े। ठीक है। इसके नाम से ही पता चलता है, ये तांबे की प्लेट्स होती थी। जब राजा महाराजा किसी को जब कोई जमीन दान में दे देते थे या कोई बड़ा इनाम देते थे, तो वो क्या करते थे, इन्हीं ताम्र पत्रों पर लिखवा कर देते थे। आप इन्हें उस जमाने की पक्के प्रॉपर्टी के कागजात या रजिस्ट्री समझ सकते हैं। हाँ, एग्जाम में इस सवाल से कई बार पूछा जाता है। इससे बहुत बार काफी सवाल आते हैं, तो जरा आप ध्यान रखिएगा। चौथे पॉइंट पर आते हैं, स्तंभ, शिलालेख, पत्थर या चट्टान। तो जब राजा को अपना कोई आदेश या अपना कोई नया कानून या अपनी जीत की कहानी पूरी जनता को बतानी होती थी, तो उसे चौराहों या रास्तों पर लगे बड़े पत्थरों या खंभों पर क्या करता था वो, अ, उस पे गुदवा देते थे। जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख, ये बिल्कुल आज के बड़े बड़े होर्डिंग्स की तरह काम करते थे, ताकि लोग आते जाते उन्हें पढ़ सकें। तो दोस्तों, चाहे वो पेड़ की छाल हो या कोई कठोर चट्टान, हमारे पूर्वजों ने इन पर जो कुछ भी लिखा वही आज हमारे इतिहास को जानने का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। अब जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है वो पूरे हिस्ट्री और चैप्टर की जान है। अगर आपने इस फ्लो चार्ट या माइंड मैप को समझ लिया, तो मान लीजिए कि आधा चैप्टर आपको यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सेंटर में देखिए लिखा है इतिहास के स्रोत, यानी हिस्ट्री के सोर्सेज या सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इन्हें दो ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल स्रोत की बात करें, तो इसमें तीन मेन चीजें आती हैं। पहला जो है अभिलेख आता है, दूसरा सिक्के और मुद्रा आती है, तीसरा है भवन और स्मारक। अब हम अभिलेख की बात करें तो यानी वो बातें जो पत्थरों पर लिखी गई हैं। सिक्के की बात करें तो जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा राजा कब था और वो कितना अमीर था। तीसरा जो है मोमेंटम्स यानी भवन और स्मारक की अगर हम बात करें तो जैसे पुराने किले, महल या मंदिर। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत पर। तो इसमें भी 3 पॉइंट हैं, धार्मिक, धर्मेतर और विदेशी यात्री। तो सबसे पहले हम धार्मिक की बात करें तो जैसे रामायण और महाभारत, वेद। दूसरा जो है धर्मेतर स्रोत, ये वो किताबें हैं जो धर्म पर नहीं बल्कि पॉलिटिक्स या सोसाइटी पर लिखी गई थी, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र। और तीसरा जो है विदेशी यात्री यानी फॉरेन ट्रैवलर्स,
तो जो भारतीय मतलब जो भारत में बाहर के लोग घूमने आए थे उन्होंने यहाँ का हाल किताबों में लिखा था। तो मेरी आप सबको एक एडवाइस है कि आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। ये नोट्स बनाने में बहुत काम आएगा। आगे आने वाली क्लासेस में भी हम इन सभी सोर्सेज को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो जुड़िए रहिए आप हमारे साथ। क्या आपको पता है कि हम रोज जिस जमीन पर चलते हैं हमारे उन्हीं पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा सीक्रेट लॉकर या खजाने का बॉक्स छिपा है? जी हाँ, हमारी इस स्लाइड का नाम है जमीन के अंदर का इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं इस जमीन के अंदर आखिर क्या दबा है। जरा इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। जो ये पिक्चर है इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें अलग अलग लेयर दिखाई दे रही हैं, अलग अलग परतें दिखाई दे रही हैं, ये जो आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर में क्या हुआ कि आंधी तूफान और बाढ़ के कारण मिट्टी के ऊपर मिट्टी जमा होती गई और उस जमाने में लोगों का सामान उसी मिट्टी के नीचे दबता चला गया। तो अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर खुदाई की तो हमें क्या क्या मिला। अब आप लेफ्ट साइड में देखिए तो हमें इस जमीन के अंदर एक मिट्टी का बर्तन मिला है। ठीक है, थोड़ा राइट साइड नजर डालें तो यहाँ जानवरों की हड्डी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद आप जब थोड़ा और राइट साइड नजर डालेंगे तो यहाँ पर औजार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये औजार दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप सोचेंगे कि भाई इन टूटे फूटे बर्तनों और हड्डियों से हमें क्या लेना देना, कबाड़ थोड़ी इकट्ठा करना है। तो दोस्तों नीचे लिखी इस लाइन को पढ़िए। इन वस्तुओं से मानव जीवन की जानकारी मिलती है। मतलब ये जितनी भी वस्तुएं हैं इनसे क्या होता है, इनसे मानव जीवन की जानकारी हमें मिली। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले लोग किन बर्तन में खाना पकाते थे, कौन से जानवरों को पालते थे और क्या खाते थे, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल, जमीन खोदकर ये सब निकालता कौन है? क्या टीवी सीरियल का सीआईडी जो दया आकर दरवाजे की जमीन जो है उसको तोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप इस बॉक्स को देखिए। पुरातत्ववेत्ता जो पुरानी वस्तुओं और खुदाई का अध्ययन करते हैं, जिनको क्या बोलते थे, आर्कियोलॉजिस्ट। ये लोग इतिहास की असली जासूस होते हैं। इनका काम ही है पुरानी चीजों की खुदाई की स्टडी करना। ये बहुत ही सावधानी से ब्रश और छोटे छोटे औजारों से मिट्टी हटाते थे और एक छोटे से मतलब जो टुकड़ा होता था उसको देखकर हजारों साल पुरानी कहानी भी बता देते थे। तो यहाँ पर मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ, जमीन के अंदर का इतिहास की क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पत्थर भी बोलते हैं तो क्या आप मानेंगे? शायद आप कहेंगे कि आप मजाक कर रहे हो, लेकिन हिस्ट्री सच में क्या होता था, सच में पत्थर बोलते थे। तो हमारी इस स्लाइड का जो टाइटल है वो यही है, क्या पत्थर बोलते हैं? अभिलेख। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसे ही अभिलेख कहते हैं। ये लेख जो होते थे पत्थर पर खुदे होते थे, इसलिए कभी मिटते नहीं थे। ये बिल्कुल सही। राजा महाराजाओं के पास उस समय कोई ट्विटर या फेसबुक नहीं होता था। वो अपनी जो भी मैसेज होता था उनका, जो किसी को देना होता था, वो क्या करते थे, उनका जो नियम होता था या मैसेज होता था उसको ऐसे ही क्या करते थे, खंभों या फिर पत्थरों पर गुदवा देते थे ताकि बारिश आए या तूफान आए उनका जो मैसेज है वो कभी डिलीट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पत्थर आप सभी को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वाले जमाने से पहले लोग अपने स्टेटस का शो ऑफ कैसे करते थे? यार सोचो, आज तो हम जिम की शीशे वाली सेल्फी या नई थार की फोटो डाल के फ्लेक्स कर लेते हैं, लेकिन आज से 1500 साल पहले क्या होता होगा? दोस्तों, पुराने जमाने में कोई राजा कोई कम इन्फ्लुएंसर नहीं थे।
वो बस सिक्के यूज करते थे जो उनके जमाने का सोशल मीडिया प्रोफाइल था। ठीक है, चलो आज इस पावर पॉइंट स्लाइड से ही समझते हैं। यहाँ पर आपको एक सिक्का दिखाई दे रहा होगा, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कोई आम सिक्का नहीं है, ये उस जमाने की प्रोफाइल पिक्चर है। देखिए शीर्षक जो है वो क्या कहता है, सिक्के इतिहास की झलक। ठीक है, यानी कि क्वाइंस ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब है सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, वो इतिहास के पन्नों में झांकने वाली एक खिड़की थी। तो सबसे ऊपर जो लेवल वन है, रूल्स वन है, उसमें क्या होता था, शासक का नाम। तो यहाँ पर शासक का नाम जो है, पहला एरो आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, शासक का नाम क्या है, ये सिक्का किसने बनवाया होगा, कुमारगुप्त जी का नाम है। कुमारगुप्त प्रथम का नाम यहाँ पर है, ये उस राजा का नाम है जिसने इसे छपवाया था। वैसे आज हम अपने बायो में अपना नाम लिखते हैं, वैसे ही राजा ने सिक्कों पर अपने नाम लिखवा दिया ताकि सब जान ले कि बॉस कौन है। दूसरा एरो जो है वो बहुत ही मजेदार है, अब यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को। यहाँ पर घुड़सवारी का चित्र, यहाँ पर एक राजा बैठा हुआ है और वो घोड़े पर सवार है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा योद्धा, घुड़सवारी का चित्र का मतलब क्या है, अच्छा योद्धा। सोचो अगर आज का कोई जिम फ्रीक लड़का जिम सेल्फी डालता है ना, तो फीलिंग स्ट्रांग होती है। वैसे ही कुमार गुप्त ने सोचा होगा, यार सिक्के पर कोई फोटो नहीं है, लोग मुझे कमजोर समझेंगे, चलो एक घोड़े पर बैठकर फोटो डालता हूँ। घोड़े पर बैठना उस टाइम का सब मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स कार वाला फ्लैक्स था। वो सिर्फ राजा ही नहीं, एक जबरदस्त योद्धा भी थे, और ये उनकी इमेज बता रही है। ठीक है, तो घुड़सवारी का चित्र जो है उसका मतलब क्या है, अच्छा योद्धा। अब तीसरा एरो आप सभी को दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सोने का सिक्का इज इक्वल टू आर्थिक समृद्धि। ठीक है, यानी कि गोल्डन क्वाइंस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज। सोचो अगर आज आप किसी कैफे में जाएं और बिल भरने के लिए ब्लैक क्रेडिट कार्ड निकालें तो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, एकदम बौकाल है ना। राजा भी यही चाह रहे थे, वो पूरी दुनिया को बता रहे थे कि ब्रो हमारी इकोनॉमी एकदम सेट है, हम बहुत अमीर हैं, हमारे यहाँ सोने के सिक्के चलते हैं। ये एक अनकैप्ड मनी फ्लैक्स था। तो जैसा नीचे लिखा है कि सिक्कों से हमें शासक काल और कला का पता चलता है। ठीक है, सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, वो अपने जमाने की पूरी कहानी कह देते थे। वो बताते थे कि राजा कौन था, समय कैसा था और लोग कितने कलाकार थे। तो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी अगली। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि पुराने राजा सिक्कों से कैसे फ्लैक्स करते थे, लेकिन जरा इमेजिन कीजिए उस जमाने में ना तो गूगल था, ना विकिपीडिया और ना ही 1 TB का हार्ड ड्राइव। तो राजा महाराजा और उस समय के लोग अपना सारा डेटा, अपनी कहानियां कहाँ सेव करते थे, बिल्कुल सही, किताबों में। आज हम बात करेंगे किताबों की दुनिया की, यानी कि हमारे साहित्यिक स्रोत की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लिटरेरी सोर्सेज की। ये किताबें उस जमाने का इंटरनेट थी। तो स्लाइड में देखिए, ये जो किताबें हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेंतर साहित्य और तीसरा है विदेशी यात्री। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें धार्मिक साहित्य यानी कि रिलीजियस लिटरेचर की। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे वेद। ठीक है, रामायण और महाभारत। आप इन्हें पुराने जमाने का मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स समझ सकते हैं, लेकिन एकदम असली लाइफ लेसन्स के साथ। रामायण और महाभारत को वाल्मीकि जी एवं वेद व्यास जी ने लिखा था। ये किताबें हमें सिर्फ भगवान की कहानियां नहीं बताती, बल्कि उस समय का समाज और धर्म के बारे में भी बताती, यानी सोसाइटी और रिलीजन के बारे में भी बताती हैं कि मतलब धर्म कैसा था, समाज कैसा था, लोग कैसे रहते थे, उनके रूल्स क्या थे, ये सब बताती हैं। ठीक है, दूसरा जो है धर्मेंतर साहित्य, यानी कि सेकुलर नॉन रिलीजियस लिटरेचर। अब ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम लोग सिर्फ पूजा पाठ करते थे, राजनीति भी तो करनी पड़ती थी ना। यहाँ एंट्री होती है हमारी असली पॉलिटिकल मास्टरमाइंड यानी चाणक्य जी की। ठीक है, चाणक्य की किताब जो थी वो कौन सी थी, अर्थशास्त्र। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र। समझ लो उस टाइम की हाउ टू बी अ सीईओ एंड रन अ कंट्री की गाइड बुक थी। इसमें पूरी राजनीति और प्रशासन यानी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम लिखा था। और इसी में एक ब्लॉक बस्टर किताब थी,
कल्हण जी की, कौन सी, राजत रंगिणी की। ठीक है, राजत रंगिणी की जो ये किताब थी, ये किसने लिखी थी, कल्हड़ जी ने लिखी थी। ठीक है, अगर आपको कश्मीर का इतिहास जानना है तो ये किताब उस समय का परफेक्ट ट्रैवल एंड हिस्ट्री ब्लॉग है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और यहाँ पर ध्यान देने की चीज क्या है, ये जो चाणक्य और कल्हड़ वाले सवाल मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं, एकदम इसको रट लेना। तीसरी जो है वो कौन सी है, विदेशी यात्रा। ठीक है, यानी कि फॉरेन ट्रैवलर्स। अब आते हैं हमारे तीसरी कैटेगरी पर। आप लोग यूट्यूब पर फॉरेनर रिएक्ट्स टू इंडिया वाले वीडियो देखते हो ना, ये वही है। मेगास्थनीज का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। ठीक है, मेगास्थनीज नाम का एक विदेशी यात्री इंडिया आया, उसने यहाँ का सिस्टम देखा और इंडिका नाम की पुस्तक लिख दी। किस नाम की, इंडिका नाम की पुस्तक लिख डाली। उसने पूरी मौर्य साम्राज्य की एक तरह से 5 स्टार रिव्यू दे दिया कि भाई मौर्य साम्राज्य के लोग कैसे रहते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव मिल गया हमें। ठीक है, तो आपने देखा ये किताबें सिर्फ पन्ने नहीं हैं, ये किताबें क्या है, ये इतिहास है। ठीक है, अगर आपको इतिहास के ऐसे ही आसान और मजेदार तरीके से समझना है तो स्पेशल एजुकेशन नीड्स के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आप टाइम मशीन से पीछे जाते तो कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते, अर्थशास्त्र या रामायण। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट स्लाइड। पिछली स्लाइड में हमने किताबों की दुनिया का एक ट्रेलर देखा था। आज हम उस ट्रेलर की पहली मूवी हमारी पहली कैटेगरी को जूम इन करके देखेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम धार्मिक किताबों में तो सिर्फ पूजा पाठ की बातें होती होंगी ना। बिल्कुल नहीं, ये किताबें उस जमाने की बेस्ट सेलर बुक्स थी जिन्होंने पूरा का पूरा इतिहास अपने अंदर सेव कर रखा है। चलिए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला जो है वेद, आर्यों के संबंध में जानकारी। ठीक है, वेद जो है वो किसके संबंध में जानकारी है, आर्यों के संबंध में। सबसे पहला पॉइंट है और इसके नीचे लिखा है आर्यों के संबंध में जानकारी। अब इसे ऐसे समझो जैसे आज कोई नया ट्रेंड आता है तो हम सबसे पहले ट्विटर या इंस्टाग्राम चेक करते हैं ना, वैसे ही जब हमारे देश में आर्य आए तो उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, वो क्या करते थे, ये सब हमें वेदों से पता चलता है। आप वेदों को आर्यों का लाइफ अपडेट ब्लॉग समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, रामायण एवं महाभारत। अब आते हैं हमारे इतिहास के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर रामायण और महाभारत पर। ये हमारे प्राचीन भारत का के अवेंजर्स एंड गेम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डायरेक्टर, मेरा मतलब है इसके लेखक कौन है, वाल्मीकि एवं वेद व्यास जी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी। दोस्तों ये नाम बिल्कुल दिमाग में प्रिंट कर लो, एग्जाम में राइटर कौन है नंबर वाला 1 नंबर का सवाल यहाँ से पक्का होता है। और सबसे खास बात, इन किताबों में सिर्फ लड़ाई या भगवान की कहानियां नहीं है, बल्कि तत्कालीन समाज का वर्णन है। मतलब उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, फैमिली ड्रामा कैसा होता था, प्रॉपर्टी के रूल्स क्या थे, ये सब एकदम 4K रेजोल्यूशन में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में मिलती हैं, रामायण में। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जैन एवं बौद्ध साहित्य। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पर, सिर्फ बड़े राजाओं की बात क्यों करें, आम जनता का क्या। यहाँ काम आते हैं हमारे जैन एवं बौद्ध साहित्य। इसमें एक बहुत फेमस चीज है जातक कथाएं। ठीक है, बचपन में वो मोरल वाली कहानियां पढ़ी है ना, ये जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां है। ठीक है, तो इसमें जातक कथाएं मिलती हैं। उस टाइम की सबसे हिट पॉडकास्ट थे जिसमें हमें पता चलता था कि उस जमाने के लोगों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या थी, ये हमें यहीं से पता चलता है। तो देखा दोस्तों, ये जो पुरानी किताबें हैं, आपको ऊपर एक रखी हुई किताब दिख रही होगी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये सिर्फ कागज का ढेर नहीं है, ये हमारा डेट सेंटर है। अगर आपको भी ये प्राचीन बेस्ट सेलर डिकोड करने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अभी तक हमने बात करी धार्मिक साहित्य की, अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, धर्मेंतर और विदेशी साहित्य, दूसरे और तीसरे पॉइंट की। ठीक है,
मतलब ये जो किताबें थी, किताबें जो आउट ऑफ सिलेबस थी पंडालों के लिए, क्योंकि इसमें बात होती थी प्योर पावर, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैवलिंग की। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, राजनीति और कानून। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर मुकुट दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, और किताब का नाम है अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, राइटर है हमारे ओरिजिनल मास्टरमाइंड कौन है? चाणक्य जी हैं। ठीक है, अब नाम में अर्थ है तो कंफ्यूज मत होना कि ये कोई अकाउंट की किताब है। ये उस जमाने की हाउ टू बी अ सक्सेसफुल सीईओ एंड रूल एंड एम्पावर वाली अल्टीमेट गाइड बुक थी। इसमें चाणक्य सर ने मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन का पूरा सिस्टम हैक करके लिख दिया था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का विषय जो है, अगर यहाँ पर हम विषय की बात करें, राजनीति है, इकोनॉमिक्स नहीं है। एग्जाम में ट्रिकी सवाल बहुत बार पूछते हैं, तो इसमें जो इनका जो सब्जेक्ट था क्या था? मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कश्मीरी इतिहास। ठीक है, अब अगर आपको प्राचीन भारत में कश्मीर की वादियों का मजा लेना है तो कहाँ जाएंगे? इसके लिए जाएंगे कल्हड़ भाई साहब की राजत रंगिणी में। ठीक है, अगर किसी एक राज्य का पूरा इतिहास स्टेप बाय स्टेप जानना है तो कश्मीर के इतिहास के लिए ये किताब एकदम मास्टरपीस है। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? आंखों देखा हाल, यानी कि विदेशी यात्री। अब जरा नीचे देखिए, यहाँ पर पैरों के निशान दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और उसके अलावा मैप दिख रहा होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर मैप के अलावा और क्या दिख रहा है? यहाँ पर कंपास दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है क्यों क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ बात हो रही है विदेशी यात्रियों की। आप लोग यूट्यूब पर फॉरेनर रिएक्ट टू इंडिया वाले वीडियोस देखते हैं ना, समझ लो ये वही ट्रेंड है, बस 2000 साल पुराना। बाहर से लोग इंडिया घूमने आते थे, अपना रिव्यू देते थे। जैसे मेगास्थनीज इंडिया है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का भौकाल और सिस्टम देखा, अपनी किताब इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के समाज का एकदम 5 स्टार रेटिंग दे दिया। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। किसके बारे में लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य का समाज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद चीन के कुछ ट्रैवलर्स ब्लॉगर्स आए, जैसे फयान और हुएनसांग आए। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? इन्होंने गुप्त और हर्ष काल के बारे में लिखा। ठीक है, ये कौन थे? चीनी यात्री थे। अ, उसके बाद तो आपने देखा कि हमारे पास राजाओं की पॉलिटिक्स से लेकर विदेशियों के रिव्यूज तक सबका रिटन डेटा मौजूद है। अगर आपको अर्थशास्त्र पढ़कर चाणक्य जैसी स्ट्रेटजी बनानी आ गई तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। अभी तक हमने राजाओं के इंस्टा फ्लैग्स वाले सिक्के देख लिए और उस जमाने की बेस्ट सेलर किताबें पढ़ ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, मैम इतना सारा पुराना डेटा पढ़कर आखिर हमें पता क्या चलता है? तो स्क्रीन पर देखिए, आज की स्लाइड का यही टॉपिक है। टॉपिक क्या है? इन स्रोतों से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो इसमें इस यहाँ पर लिखा क्या है? इन स्रोतों से हमें पता क्या चलता है। आसान भाषा में कहूँ तो ये स्रोत जो हैं हमारे पुराने लोगों की पूरी कुंडली खोल कर रख देते हैं। चलिए इसे 4 सिंपल पॉइंट्स में डिकोड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रहन सहन। अब यहाँ पर घर और शर्ट का आइकन आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हमें आज मतलब किसी का लाइफ स्टाइल देखना हो तो हम क्या करते हैं? उसका इंस्टाग्राम ओओटीडी यानी आउटफिट ऑफ द डे या ब्लॉग देख लेते हैं, है ना? लेकिन पुराने जमाने का ओओटीडी हमें इन स्रोतों से मिलता है। लोग भोजन में क्या खाते हैं? ठीक है, वेश उनका उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनके घर कैसे थे, ईंट के थे, झोपड़ियों के थे, ये सब हमें कहाँ पता चलता है? इसी पुरानी डेटा से पता चलता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? आर्थिक जीवन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। भाई क्या है इंपॉर्टेंट चीज? पैसा। ठीक है, यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल हम लोग अपना पोर्टफोलियो देखते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर है या नीचे है। उस जमाने में लोगों का शेयर मार्केट थी उनकी कृषि, व्यापार और पशुपालन। मतलब सोचो, अगर उस टाइम किसी को फ्लैक्स करना होता तो वो कहता होगा, ब्रो मेरा जो पोर्टफोलियो है एकदम ग्रीन है, मेरे पास 50 गाय, 20 बीघा गेहूं की फसल है। व्यापार कैसे होता था, इकोनॉमी कैसे चलती थी, ये सब इन्हीं सिक्कों और किताबों से मालूम पड़ता है। ठीक है,
तीसरा जो है प्रशासन। अब नीचे देखिए तलवार और ढाल की यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी। आजकल हमारे पास पुलिस है, सीसीटीवी कैमरे हैं, नेताओं के पास जेड+ सिक्योरिटी है, लेकिन उस जमाने में बिना सीसीटीवी के लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता था, राजा अपना प्रशासन कैसे चलाते थे, सेना की ट्रेनिंग कैसे होती थी, राज्य की सुरक्षा का क्या सिस्टम था, बिना चालान काटे राजा टैक्स कैसे वसूलता था। तो इसमें हमें ये सारी चीजें पता चलती है, राजा, सेना और सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम संस्कृति वाले पॉइंट पर। तो आखिरी पॉइंट जो है हमारा इस स्लाइड का, हमारा कल्चर। अब ऐसा तो नहीं है कि लोग 24/7 सिर्फ खेती या लड़ाई ही करते थे, वो चिल कैसे करते थे। उस टाइम का नेटफ्लिक्स तो था नहीं, तो उनका एंटरटेनमेंट और उनके त्योहार और कला और धर्म, ठीक है, त्योहार, कला और धर्म जो थे उनके एंटरटेनमेंट थे। ठीक है, दिवाली, होली जैसे त्योहार कैसे मनाए जाते थे, पेंटिंग्स या मूर्तियां कैसे बनाई जाती थी और लोगों की धार्मिक मान्यताएं क्या थी, ये सब हमें उन स्रोतों से समझ आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये है कि सिक्के, ये किताबें और ये पुराने खंडहर जो हैं सिर्फ बोरिंग हिस्ट्री नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की पूरी लाइफ स्टाइल, मतलब जो लाइफ स्टाइल और मैगजीन हम कह सकते हैं वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है। तो हमने इतिहास के सोर्सेस का पूरा कच्चा चिट्ठा तो खोल लिया, लेकिन और हमने सिक्के भी देख लिए, किताबें पढ़ ली, लोगों का लाइफ स्टाइल भी समझ लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जब भी आप कोई चैप्टर खत्म करते हैं तो लास्ट में कुछ डिड यू नो जैसा कुछ होता है ना। तो यहाँ पर रोचक तथ्य है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पहला बॉक्स जो है महाभारत का है। ठीक है, अब इसमें पहली पर्ची है, इस पर लिखा है महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। ठीक है, अब इसे ऐसे समझो, आप लोग नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पर 8 से 10 सीजन वाली वेब सीरीज देखकर सोचते हैं, है ना, कि वाह यार कितनी लंबी स्टोरी है, कितने सारे कैरेक्टर हैं। ब्रो, महाभारत के सामने आज की सारी वेब सीरीज फेल हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है, इसमें ड्रामा है, एक्शन है, पॉलिटिक्स है और सबसे बड़े लाइफ लेसन्स हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम दाईं तरफ, जहाँ पर लिखा हुआ है संग्रहालय, म्यूजियम। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपल भाषा में कहें तो इतिहास का बैंक या सेफ हाउस होता है। ठीक है, क्या होता है, इतिहास का बैंक या सेफ हाउस। यहाँ पर लिखा हुआ है लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान। पुरानी किताबें, तलवारें, सिक्के, कंकाल, सब यही सब वीआईपी सिक्योरिटी में रखे जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेफ लॉकर होता है, हम बोल सकते हैं सेफ हाउस बोल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग लाइन क्या है, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। भाई अब आप ही सोचो, सबसे बड़ा तो होगा ना। अंग्रेज जब पूरी दुनिया घूमने निकले थे तो जहां से वो अच्छी चीज मिली, अरे वाह, कोहिनूर हीरा पैक कर लो, इजिप्ट की मम्मी पैक कर लो, है ना, उन्होंने पूरी दुनिया का सामान कलेक्ट करके एक जगह पर रख दिया, बोल दिया कि ये हमारा म्यूजियम है। मजाक से हटके, लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन है, फैक्ट, और ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब बारी है हमारे प्रैक्टिस की, यानी कि अभ्यास की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अभ्यास। अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी, हमें कितनी समझ में आई वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो टाइप है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कौन सा है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक साइड हम लिख लेते हैं सोर्सेस, ठीक है, यानी कि स्रोत। ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं राइटर का नाम। ठीक है, आप सबने पढ़ा इसमें जितनी चीजें पढ़ी हैं। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पर आता है अर्थशास्त्र। बताइए आप फटाफट, इसके लेखक कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आप सबने पढ़ लिया है। चलिए सेकंड देख लेते हैं, इंडिका। बताइए जल्दी से, इंडिका के लेखक कौन है। ठीक है, तीसरी जो है वो कौन सी है, राजत रंगिणी।
कौन सी है? राजत रंगिनी। यूपी टेट में आपसे सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। ठीक है, चौथा जो है वो है लुम्बिनी अभिलेख। कौन सा है? लुम्बिनी अभिलेख। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए इसमें जो राइट आंसर क्या है इन सबके। अर्थशास्त्र किसने लिखा? इंडिका किसकी पुस्तक है? राजत रंगिणी किसकी पुस्तक है? ठीक है, फटाफट मुझे बता दीजिए, यहाँ पर बिंदी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख रही हूँ, फटाफट मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो पहला नाम यहाँ पर है आपके सामने मेगस्थनीज। क्या है? मेगस्थनीज। ठीक है, दूसरा नाम जो है वो है चाणक्य। यहाँ पर ए बी कर लो। ठीक है, ये बी है। दूसरा नाम किसका है? चाणक्य जी का है। ठीक है, तीसरा नाम है अशोक जी का। ठीक है, तीसरा नाम किसका है? अशोक का है। और चौथा डी नाम किसका है? कल्हड़ का है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए इसका सही मैच क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही मैच क्या होगा। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी? आप सबने पढ़ा है, किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने लिखी थी। ठीक है, इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चलिए फटाफट बताइए, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? यहाँ पर बी पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, चाणक्य ने लिखी थी। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। क्लियर है? रजत रंगिणी किसने लिखी थी? लिखी थी किसने? कल्हड़ ने लिखी थी। और लुम्बिनी अभिलेख किसने लिखा था? अशोक ने। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मुझे बताइए कि अगर आगे की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरी यूपी टेट की तैयारी आपकी करवा दूँ, या कोई भी टेट है उसकी तैयारी मैं करवाऊँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और बने रहिए मेरे चैनल पर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।